नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। हर बात पर लोगों की वाहवाही लूटने वाले पीएम मोदी को अब एक बड़ा झटका लगा जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में उन्हें छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। छात्र हैदराबाद में हुए रोहित की मौत पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर से दलित छात्र मौत मामले को तूल दे दिया, साथ ही साथ मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे वक्त में जब देश में असहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आजादी पर आवाज बुलंद की जा रही हो, उस वक्त मोदी सरकार पर छात्रों के दमन और दलित उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। मोदी सरकार सफाई देने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन सियासत इस मामले पर उफान पर है। छात्रों के प्रदर्शन ने यह भी सवाल उठा दिया कि क्या मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है। पीएम बनने के बाद मोदी को पहले कभी भी ऐसे जनमानस के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सवाल यह भी आता है कि क्या हकीकत में और क्या जमीनी स्तर पर दमन की राजनीति चल रही है। लगता है कि अब मोदी सरकार को एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा और लगातार निष्पक्ष काम करके और बयान बहादुरों पर लगाम लगाकर अपनी नीयत पर लग रहे दाग को साफ भी करना पड़ेगा। दरअसल आज लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएम मोदी को छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत पर छात्रों ने मोदी के सामने विरोध प्रदर्शन किया और तल्ख नारेबाजी की। और नारेबाजी करने वाले छात्रों को हालांकि तुरंत ही प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो सवाल उठा वो लगातार उठता ही गया। लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मचा हंगामा मोदी के लिए नया अनुभव रहा। नरेंद्र मोदी के लिए यह शायद पहला मौका था जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोधियों के हमले तो नरेंद्र मोदी ने बखूबी झेले हैं, लेकिन छात्रों का ये विरोध उनके लिए नया था। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हैदराबाद के दलित छात्र मौत मामले पर स्टूडेंट्स ने मोदी के भाषण के पहले जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी बोलने के लिए जैसे ही डायस पर पहुंचे, छात्रों के एक गुट ने मोदी वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके चलते कुछ देर के लिए कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। छात्रों के हल्ला बोल के बाद मोदी जब बोले तो भावुक नजर आए। रोहित की मौत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने एक लाल खो दिया है। मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। नारेबाजी करने वाले छात्रों को तुरंत ही प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन तब तक रंग में भंग तो पड़ ही चुका था। प्रदर्शनकारी छात्र मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते दिखे। सीबीआई जांच होनी चाहिए, यहाँ भी ऐसा ना होना चाहिए छात्रों के साथ कि जो ऐसा यानी घटना दोबारा हो सके। उधर मोदी ने रोहित की मौत पर सांत्वना जाहिर की और इधर विपक्ष ने पीएम को निशाने पर लेने में कोई चूक नहीं की। मोदी के आंसू को घड़ियाली करार दिया और छात्रों से सियासत करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इतने दिन की शांति के बाद जब देखा उन्होंने कि स्थिति हाथ से निकल रही है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, छात्र और दलित समाज के लोग और कमजोर वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री की आंख खुली है, तब प्रधानमंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। एक तरफ शोक व्यक्त की और दूसरी तरफ जो मुख्य कारण है आत्महत्या को हत्या के रूप में देखने का, उसके बारे में पर्दा डालने का प्रयास किया, तो ये शोक तो अधूरा रहा ना। अगर आप कारण के ऊपर बोलेंगे नहीं, अगर आप कारण के पीछे जो आपकी अपनी संस्था एबीवीपी के हाथ है और आपके वहाँ जो नियुक्त की गए वीसी का हाथ है और आपके मंत्रालय, आपकी अपनी मंत्रिमंडल में बैठी स्मृति ईरानी की जो बयान थी, वो सारे कारण को आप छिपाएंगे। रोहित की मौत के बाद एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। असहिष्णुता के तूफान के बाद मोदी सरकार को दलित विरोधी नहीं होने की सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। कांग्रेस एक गंभीर पार्टी नहीं है, संवेदना भी नहीं है। उन प्रधानमंत्री ने जो संवेदना में जिस तरह वो भावुक हुए, इसका भी मजाक उड़ा रही है कांग्रेस। इससे गिरी हुई कोई बात कर नहीं सकती गाँव। और ये बवाल उस वक्त उठ रहा है जब लोग देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
तो वहीं छात्रों के बवाल ने भी ये सवाल उठा दिया कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और लखनऊ में आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वाकई में सवाल तो उठ ही जाता है कि जब पहले का सिनेरियो का कंपैरिजन किया जाए तो मोदी जहां निकलते थे वहां पर जन सैलाब शांत होता था, उनकी बातों को सुनता था, उनकी बातों को समझता था। लेकिन आज जो चीजें सामने आई हैं वो अभी तक कभी सामने नहीं आई। तो अब क्या ये सवाल उठना बहुत अहम हो जाता है कि क्या वाकई में मोदी मैजिक अब धीमा पड़ता जा रहा है, क्या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण प्रकाश जुड़ चुके हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस, और हमारे साथ प्रदीप कपूर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस चर्चा में। प्रदीप कपूर जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी लखनऊ में हुआ है, जिस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, क्या ये माना जाए कि वाकई में अब समय के साथ साथ जिस तरीके से कहा भी जा रहा था लेकिन आज जाके प्रूफ हो गया है कि मोदी मैजिक वाकई में पहले से हल्का पड़ चुका है। देखिए, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो आंदोलन किया, जो नारेबाजी की, उनका गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि जहां एक हैदराबाद की घटना से पूरे देश में एक दुख का, एक क्षोभ का माहौल है, उसमें प्रधानमंत्री जी की अभी तक की जो चुप्पी है उससे बहुत लोग नाराज हैं और उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस गंभीर विषय पे बात करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सरकार और बीजेपी ने पूरा जो हैदराबाद की घटना को कवर अप करने का कोशिश किया, उससे भी बहुत लोग आंदोलित हुए। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने इसको हैंडल किया, उससे भी आंदोलित हुए। तो लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में है और पता नहीं वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो अपना एक गुस्से का इजहार उन्होंने एक प्रोटेस्ट के जरिए किया, और उसी के बाद आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने फिर इसका संज्ञान लिया और अपनी बात कही। रही बात जी इनके जादू के असर होने का, कम होने का, ये बात सही है। देखिए कि आनंद जी कि 2014 में एक यूफोरिया था, पूरे देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। उसमें अपर कास्ट से लेकर दलित समाज और सभी लोग शामिल थे, क्योंकि लोग एक चमत्कार देख रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नई दिशा में, कुछ देश की तरक्की का कुछ काम होगा। लेकिन 2014 से लेकर अब तक लोगों को मायूसी हाथ मिली है। जिस तरह की उम्मीद थी लोगों को कि सरकार विकास की दिशा में जाएगी या लोगों के, आम लोगों की जिंदगी आसान होगी, वो नहीं दिखी। तो वो जादू तो कम हो रहा है। आप देख रहे ना उसका नतीजा, चाहे एक के बाद एक, चाहे वो दिल्ली हो या बिहार हो, बीजेपी को हार पे हार मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 2014 में जहां 73 एमपीज दिए, उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, एक को छोड़ के बाकी सब में बीजेपी हार गई। बिल्कुल, यहां तक कि जो प्रधानमंत्री का जो अपना क्षेत्र है संसदीय, उसमें भी हार गए। सही बात है प्रदीप कपूर जी। अरुण प्रकाश, आपके पास मानना चाहूंगा, जिस तरीके से इस हंगामे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सांत्वना जाहिर की इस मौत पर, लेकिन उनके जो आंसू थे, जो उनके शब्द थे, उनको सिर्फ घड़ियालू आंसू करार दिया जा रहा है विपक्षी पार्टी की तरफ से। लेकिन ये सांत्वना एक तरह से पचती इसलिए नहीं है क्योंकि इतना वक्त लगातार हो चुका है इस मामले को उठते हुए, लगातार प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। खुद जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे वो अपना इस्तीफा दे चुके थे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जब बीजेपी चौतरफा घिरती जा रही थी, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी दलितों के खिलाफ जाकर राजनीति करना चाहती है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कुछ सुनने के लिए नहीं मिला, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आज जब उनकी आंखों के सामने प्रोटेस्ट होता है, सिर्फ तभी उनके मुंह से ऐसा सुनने के लिए मिलता है। देखिए, आपने स्वयं काफी हद तक उत्तर दे दिया है जी, लेकिन आपने प्रश्न के साथ उत्तर भी दे दिया है जी। लेकिन जहां तक मैं और या घड़ियाली आंसू की बात, ये स्वयं सिद्ध हो रहा है कि जब 4 दिन बाद रोहित की आत्महत्या के बाद प्रधानमंत्री जी आज रोहित को वीर सपूत बता रहे हैं, उनके मां और बाप की चिंता कर रहे हैं। इतनी ही चिंता उन्हें जब रोहित एएसए के उन कार्यकर्ताओं का जो सस्पेंशन हुआ था और जिस तरीके से उनकी मंत्रिमंडल की मंत्री स्मृति ईरानी ने, बंडारू दत्तात्रेय ने हरेस किया, तो और एबीवीपी का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ, हम तो आज प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से मानते कि वो बहुत ही भावुक हैं। प्रधानमंत्री इस देश के बहुत ही चिंतनशील हैं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज हैं, और वो 2000 चेहरा का जो समझा था भारत की समाज में, वो सही में मायने में व्यक्ति है।
अगर वो दिल्ली से लखनऊ चलने के पहले अपने मंत्रिमंडल की सहयोगी स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते तो की सिफारिश कर देते और तब आकर के वहां ये चिंता व्यक्त करते आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। और मैं समझता हूं कि अगर वो स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को बर्खास्त करके लखनऊ में आते तो जिन विद्यार्थियों ने आज उनका विरोध किया है वही उनका वेलकम करते, वही उनका माल्यार्पण करते और स्वागत करते। और एक शर्मनाक घटना है ये भी कि प्रधानमंत्री जी को इस बात पे सोचना चाहिए था कि जो दलित बच्चे आज अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में उनके विरोध में खड़े हुए उनको रोकना चाहिए था, अपने पास बुलाना चाहिए था, गले लगाना चाहिए था, तब हम समझते कि प्रधानमंत्री जी के दिल में कोई दर्द है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दलित के प्रति एक घृणा की भावना है और अंबेडकर जी के प्रति जो आरएसएस की सदैव भूमिका रही है, आरएसएस के लोगों ने सदैव अंबेडकर जी के जीवन काल में अंबेडकर जी की निंदा की है, उनके नीतियों की निंदा की, उनके कार्यक्रमों की निंदा की उनके जीवन काल में। और जिस तरीके से इन कहता है 125वीं जयंती में प्रेम उमड़ रहा है अंबेडकर जी के प्रति, ये वोटों की सियासत है, वोटों की तिजारत कर रहे हैं कहता मोदी जी और मोदी जी का पूरा कुनबा। और इस तरीके से जो ये राजनीति हो रही है इसका कांग्रेस पार्टी पूरी निंदा करती है। हम घड़ियाली आंसू ही नहीं कहते, हम पूरा आरोप लगाते हैं कि निश्चित रूप से इस आत्महत्या के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय शामिल हैं। पहले उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और जिस तरीके से जल्दबाजी में उन 4 बच्चों का सस्पेंशन अब आके रिवोक किया गया, ये रोहित के आत्महत्या के पहले भी सस्पेंशन रिवोक हो सकता था। अगर ये सस्पेंशन रोहित के आत्महत्या के पहले रिवोक हो गया होता तो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत माता ने एक वीर सपूत खोया है, तो निश्चित रूप से उस वीर सपूत को हमें खोने की आवश्यकता नहीं थी और आज पूरा देश इस बात पे चिंतित नहीं होता कि हमने भारत का एक वीर सपूत खो दिया है। ठीक बात है अरुण प्रकाश जी। रविदास मेहरोत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी से। रविदास मेहरोत्रा जी, आज जो कुछ भी हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, उसको अगर एक तरफ रखा जाए, उससे पहले की तस्वीर को देखा जाए जब वो बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियों पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पहुंचे, तो ये भी माना जाता है कि जो प्रदेश की राजनीति होती है वो राजधानी से संचालित होती है। क्योंकि इससे पहले जब मायावती ने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी, जो कि तकरीबन 23% वोट बैंक भी है प्रदेश का, उसके बाद आपने आनंद फानंद में बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने की घोषणा कर दी थी। एक मजबूत वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास भी आया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी भी उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों पर ही निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एक चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए भी साबित हो सकती है? आनंद जी, मुख्य बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे देश के थे और पूरा देश उनका सम्मान करे, पूरा देश उनकी नीतियों, उनके सिद्धांतों पर चले, ये अच्छी बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, कमजोर लोग थे, उनके लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया। उनको उनका हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे जीवन जो है वो अथक प्रयास किया। तो अगर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरा देश सम्मान करता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस सम्मान के पीछे राजनीति या वोट बैंक नहीं हो। सही माने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम हैं, उस पर चलने का सच्चे मन से संकल्प हो तो एक अच्छी बात है। नहीं रविदास जी, सिद्धांतवादी बातें आपकी बहुत सही हैं, सिद्धांतवाद की तरफ से ये सही होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जहां अंबेडकर के पर अपना एकाधिकार मानती थी, वहीं पर आनंद फानंद में फिर समाजवादी पार्टी उनका जन्मदिन मनाती है और जैसे ही चुनावी मोड में बहुजन समाज पार्टी आती है वैसे ही आप स्मारक बनाने की घोषणा कर डालते हैं। तो क्या ये मौके की नजाकत को समझते हुए इस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ना, क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए आनंद जी, मैंने पहले कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस समाज में लोकतंत्र की स्थापना के लिए
और गरीब शोषित पीड़ित को उसका अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और वो सराहनीय प्रयास किए हैं। और पूरे देश को ये मानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कारण से गरीब, दबे कुचले दलित लोगों को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। इसमें कोई राजनीतिक और वोट बैंक की बात नहीं है। सही सच्चे मन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सिद्धांत, नीतियां, कार्यक्रम हैं, उस पर आज देश चले, ये हम लोग चाहते हैं। और पूरा देश, सारा देश के लोग उनका सम्मान करें। तो क्या नरेंद्र मोदी, जब प्रधानमंत्री मोदी अंबेडकर साहब की अस्थियों पर पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं, माल्यार्पण करने आते हैं, रविदास जी, तो क्या वो राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल। इसे देखिए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति भी अगर राजनीतिक वोट बैंक के लिए, नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपकी निगाह में वो राजनीति से प्रेरित है? नहीं है। लेकिन अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, देखिए अभी एक बात जो हो रही थी पहले कि हैदराबाद में एक छात्र रोहित की आत्महत्या हो गई, और उसने जो रोहित की आत्महत्या हुई है उसमें केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों को बताया गया कि इनके कारण से उसने सुसाइड किया है। तो अगर जो समाज के छात्र हैं उनको न्याय मिले, इसके लिए केंद्र सरकार के जो 2 मंत्रियों पर आरोप है। रविदास जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि पर माल्यार्पण करने आए थे और पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे, क्या आप उसको, जैसा कि बीजेपी कहती है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये सिर्फ उनके प्रति हमारी श्रद्धा है जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हैं, तो क्या आप इसको बीजेपी की श्रद्धा ही मानते हैं या फिर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, अगर हर साल और हर वर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कार्यक्रम मनाया जाए और उसमें भारत की सरकार इन्वॉल्व हो, तो एक अच्छी बात है। तो क्या आप हर साल बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाते आए थे क्या समाजवादी पार्टी? ये हो, ये बात ठीक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देखिए हम लोग हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जब भी उनका कार्यक्रम होता है, जन्मदिन होता है, उसमें शामिल होते हैं और उनका कार्यक्रम मनाते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि एक दिन नहीं, हमेशा पूरे साल भर बाबा साहब भीमराव, नहीं रविदास जी, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। रविदास जी, सिद्धांत और आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। प्रदीप कपूर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि पहले के लिए, देश के लिए। ठीक है रविदास जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रदीप कपूर जी, पहले बीजेपी असहिष्णुता के तूफान का सामना कर रही है कि जो, ठीक है रविदास जी, वापस आपके पास लौटूंगा। इस वक्त प्रदीप जी से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूरे साल भर उनके नाम पर कार्यक्रम। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात। देखिए आनंद जी, जी प्रदीप जी, आनंद जी, भारत का प्रधानमंत्री अगर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे जाता है और माल्यार्पण करता है तो एक अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। लेकिन जहां पर एक तरफ जो हैदराबाद में घटना हो जाए उसके ऊपर आप कुछ ना बोलें, शांत रहें, और उसके बाद जब विरोध हो उसके बाद बोलें, तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर आप अंबेडकर की मूर्ति पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी होती है। उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव होने वाला है 2017 का, और वोटों की राजनीति भी इसका एक कारण होती है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कहीं भी किसी भी अंबेडकर पे या किसी भी बड़े महापुरुष के उस पर अगर जाके फूल चढ़ाता है या माल्यार्पण करता है तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये बराबर करते रहे सही है। अगर आप ऐसे लोगों ऐसा ना हो कि वोटों की राजनीति के चक्कर में इतने महान रहे हैं, जिनका देश के विकास में इतना योगदान रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन समय आप देखिए किस समय में जाया जाता है। कुछ वक्त पहले जब मायावती अगड़ों को रिजर्वेशन देने की बात कहती है, मायावती ये कहती हैं कि भाई आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके ठीक बाद आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाते हैं, तो क्या यह संदेश नहीं जाता कि चूंकि मायावती, जिनके साथ ऑलरेडी 23% का जो वोट बैंक है दलितों का, वो काफी मजबूती से उनके पास है, वो अब अगड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, वैसे ही आप स्वर्ण को एक हाथ में रखने के बाद अब दलितों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए आप वहां जा रहे हैं, तो क्या संदेश नहीं जाता है बीजेपी की तरफ से भी? देखिए आनंद जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है जहां एक और हिंदुत्व का मामला लेकर चल रही है, वहीं पर साथ में हरिजन वोटों को भी जो है अपनी ओर रिझाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और इसीलिए बीजेपी ने अपने वर्कर्स को और सबको जो है हरिजन बस्तियों में जाना, उनके साथ
जो है वो भोजन को जो है साथ ग्रहण करना और इस तरह के तमाम कार्यक्रम जो है उनको अपने साथ मेलजोल करने का इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इसमें बीजेपी भी शामिल है, इसमें संघ परिवार भी शामिल है। संघ परिवार ने भी अपने अपने लेवल पे जो है कहा हुआ है कि आप लोग हरिजन बस्ती में जाइए और उनके साथ अपना चाहे उनका भोजन ग्रहण कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको अपनी ओर विनोवर कीजिए, उनको बताइए कि किस तरीके से जो बीजेपी और संघ परिवार की जो विचारधारा है उसको किस तरह से जोड़ें। और आपने तो ये भी देखा है कि वेस्टर्न यूपी में जो है बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने जो है दलित लोगों को अपनी ओर साथ जोड़ने का जो है वो बहुत काम किया है। ठीक है प्रदीप कपूर जी, अरुण प्रकाश जी आपके पास और जाट और जाटक को जो है वोट पॉलिटिक्स में साथ लाने की कोशिश की है। ठीक है अरुण प्रकाश जी, पहले बीजेपी असहिष्णुता का जो तूफान आया था उससे निपटती नजर आई और अब बीजेपी को दलित विरोधी नहीं होने के चलते सफाई देनी पड़ रही है। और जिस तरीके से मोदी मैजिक लगातार घटा है 2014 के बाद, उसकी बानगी आज देखने के लिए मिल गई है। तो क्या 2017 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि बीजेपी की स्थिति इस तरीके से जो लगातार कमजोर होती जा रही है? आनंद जी, ये जो कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ बाबा जी के अस्थि कलश पे माल्यार्पण करने गए, देखिए परम आदरणीय बाबा जी के इन कार्यक्रम को 2013 में श्री मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने 2015 के लिए ही और 16 के लिए बड़े कार्यक्रम तय कर दिए थे। आप लोगों को आनंद जी निश्चित रूप से ज्ञात होगा। और उस सारे कार्यक्रम मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी। दो महान विभूतियों के कहता है 125वीं जयंती हो रही है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं और आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भी हैं। इसको कांग्रेस पार्टी ने अपने दो महान पुरुषों को, महापुरुषों को, जो देश के भारत रत्न है, इन दोनों को कहता है मनाने के, इनके कार्यक्रम मनाने के गांव-गांव स्तर पे कहता है हमारी पार्टी ने भी, और खास करके अगर हम सरकार में आते तब उसी समय हमने कार्यक्रम ये तय किए थे। उसी कार्यक्रम के तहत आज ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये भी कार्यक्रम था कि जो भी हमारा प्रधानमंत्री होता वो कहते हैं आज अस्थि कलश में यहां आता। अब वो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि नहीं साहब ये हमने अपने कार्यक्रम बनाए हैं। हमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये एक विपरीत धारा है दलितों के विरुद्ध। ये दलित आज आप देख लीजिए 1925 में जब आरएसएस का गठन होता है और आज 2016 तक आरएसएस का कोई भी चीफ, दलित व्यक्तित्व, दलित नेतृत्व, दलित चेहरा, कोई भी आज आरएसएस का चीफ, नागपुर का चीफ आरएसएस का व्यक्ति नहीं बन पाया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एकमात्र बंगारू लक्ष्मण जी बने दलित चेहरे, और वो भी जिस तरीके से जेल में मर गए किसी एक उसके तहत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके कहीं भी मातम कुर्सी में नहीं खड़ी हुई, उनके कहीं किसी उसमें नहीं खड़ी हुई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार वसुंधरा जी को बचाने के लिए, जेटली को बचाने के लिए, रमन सिंह को बचाने के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कदम ताल करने लगते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का चेहरा एक्सपोज हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इस देश के गरीबों के नहीं है। प्रधानमंत्री जी इन 18 महीनों में सिर्फ इस देश के अमीरों की बात कर रहे हैं और इस देश के ही अमीरों की बात नहीं कर रहे हैं। भारत दुनिया के अमीरों को लाना चाहते हैं। भारत में एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके खिलाफ कांग्रेस कहता पूरे जीवन लड़ी और इस देश में आजादी मिली, उसको एक नए तरीके से ये लाना चाहते हैं। लेकिन मेक इन इंडिया की बात करके सारे दुनिया के कारपोरेट, दुनिया के मल्टीनेशनल का वेलकम है। नहीं, ये तो इंडियन आपकी अर्थव्यवस्था के लिए अरुण प्रकाश जी तो अच्छी बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता है, विदेशी मुद्रा यहाँ पर आती है, लोग यहाँ पर आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो ये तो हमारे यहाँ के लिए अच्छी बात है ना। ये तो रोजगार यहाँ उत्पन्न होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इसमें नुकसान वाली बात कहाँ आती है? एकदम आनंद जी आप एकदम सही बात जी, आप सही बात कह रहे हैं। हमारे तमाम पूंजीपति हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो,
ये जितने पूंजीपति हैं, आप देख रहे हैं दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनियों को अधिग्रहित कर रहे हैं, चाहे वो जगुआर हो, नेस्ले हो, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जब ये जाके जर्मनी में, इंग्लैंड में, तमाम कहते दुनिया के देशों में हमारे पूंजीपति करता है अधिग्रहित कर रहे हो। जगुआर को वैसे भारतीय ही कंपनी टाटा कंपनी एक्वायर कर चुकी है। ठीक बात है अरुण प्रकाश जी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, रोकूंगा आपको यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे आखिरकार जिस तरीके से पहले बनारस में ट्राईसाइकिल बांटकर और दिव्यांगों को साइकिल बांटकर जो मोदी ने एक पहल की है और रिकॉर्ड भी बनाया है, उसके ऊपर क्या नजरिया तमाम लोगों का। जल्द वापस लौटते हैं।